नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल। आज हम अपने पार्लियामेंट वाले सीरीज़ में पार्लियामेंट्स के पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर के बारे में। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है, मतलब जो संसद की विधायी शक्तियाँ क्या हैं। तो जो भी 3 तरह के लिस्ट होते हैं, आपको पता होगा, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, मतलब संघ सूची, समवर्ती सूची और राष्ट्र सूची। तो पार्लियामेंट के पास पावर है संघ सूची पे कानून बनाने का और समवर्ती सूची पे कानून बनाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल केसेस में पार्लियामेंट संघ सूची पे कानून बनाता है और समवर्ती सूची पे कानून बनाता है। लेकिन 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ठीक, उसमें जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकती है। तो कौन कौन से वो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। तो पहला है कि जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है कि पार्लियामेंट को किसी स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगा। ये किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आर्टिकल 249 में दे रखा है। ये जो पाँचों है ना, पाँचों प्रोविज़न, उसके लिए आर्टिकल दे रखा है। तो हम जब लास्ट क्लास में पूरे आर्टिकल को डिटेल से देखेंगे तो उसमें हम सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे। ठीक है, आप पहले अभी प्रोविज़न जान लीजिए कौन कौन सा है। तो पहला है कि अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है कि पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना चाहिए तो बनाएगा। दूसरा है कि अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो देश में, ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी हो उस टाइम पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बनाती है। तीसरा क्या है कि अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए कोई कानून बना दीजिए, तो उस केस में भी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे केस बनाती है। चौथा क्या है, चौथा है कि अगर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, मतलब भारत सरकार कहीं जाके कोई एग्रीमेंट करके आई है विदेश से, और उस एग्रीमेंट को फुलफ़िल करवाने के लिए, मतलब उस एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए अगर कोई कानून बनाना हो और वो कानून स्टेट, मतलब कि राज्य वाले जो है ना स्टेट लिस्ट, उस पर अगर कानून बना के वो एग्रीमेंट लागू होगा तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। तो चौथा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और पांचवा क्या है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो उस राज्य के लिए पार्लियामेंट कानून बनाती है स्टेट लिस्ट पे। ठीक है, तो भी हमने देख लिया कि जो इसका लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति क्या है। नॉर्मली तो पार्लियामेंट सिर्फ जो सेंटर लिस्ट है उस पर कानून बनाएगी और कंकरेंट लिस्ट पे कानून बनाएगी। लेकिन हम 5 ऐसे सिचुएशन देख लिए जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लिए भी कानून बना सकती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा पाँचों का। और इसका आर्टिकल है वो हम लास्ट वीडियो में देखेंगे, तो सारे आर्टिकल याद कीजिएगा, पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखिए, एक ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश। इसमें क्या होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है ना, अगर दोनों सदन एक साथ उनकी मतलब सेशन नहीं चलता रहता है तो उस टाइम राष्ट्रपति कानून बनाते हैं, उसको हम अध्यादेश बोलते हैं। जैसे भारत में हमने पढ़ रखा है ना, 3 पार्लियामेंट के 3 सेशन है, बजट सेशन, विंटर सेशन और एक और सेशन है, 3 सेशन है। तो कानून बनाने के लिए आपको पता है कि पहले दोनों सदन से पास करवाना होता है बिल को, फिर राष्ट्रपति जी उस पर अपना एसेंट देते हैं, तब जाके वो बिल कानून बनता है। लेकिन अगर संसद का सेशन ही नहीं चलता रहेगा तो कानून कैसे बनेगा, तो उसी के लिए अध्यादेश आ रखा है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता है तो अगर कोई कानून बनाना होता है तो उस टाइम राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश कितना दिन चालू, अध्यादेश के लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इसकी विधायी शक्ति में इतना जानना है कि जैसे ही संसद फिर से चालू हुआ, संसद स्टार्ट होगा ना, एक टाइम ब्रेक रहेगा, उसके बाद फिर से कोई दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। तो जैसे ही संसद का सेशन स्टार्ट होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर, 6 वीक के अंदर इसको पास करवा लेना है उस कानून को, नहीं तो अध्यादेश ख़त्म हो जाएगा। तो संसद की विधायी शक्ति में आप याद रखिए कि अगर राष्ट्रपति कोई ऑर्डिनेंस बनाते हैं तो 6 सप्ताह के अंदर, जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ पार्लियामेंट का, उसके 6 सप्ताह के अंदर ऑर्डिनेंस को पास करवाना होता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से। ठीक है, और एक होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये देखिए क्या होता है, जैसे जो संसद है कोई कानून का सिर्फ ढांचा पास कर देगी कि हमें
कुछ गाइडलाइंस दे देगी कि इसके हिसाब से कानून बना लो, और उस पे कानून कौन बनाता है, तो कार्यपालिका बनाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान, मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसमें जो कानून है वो पार्लियामेंट नहीं बनाती है, उसमें मतलब विधायिका उसमें कानून नहीं बनाती है, कानून बनाता है उसमें कौन, कार्यपालिका। तो उसको क्या बोलते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट की कुछ कार्यपालिका की शक्ति है, वो क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट का मेन तो काम है कानून बनाना, तो हमने देख लिया किस किस पे कानून बनाएगा, लेकिन पार्लियामेंट की और सारी भी शक्तियाँ हैं, तो उन सबको हम देखते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कार्यपालिका की शक्ति जो पार्लियामेंट के पास है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जो कार्यपालिका होती है ना, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है। तो अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में संसद है तो संसद टिक कीजिए, अगर ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा और कुछ और है तो आपको लोकसभा टिक करना है। अगर ऑप्शन में लोकसभा है तो लोकसभा टिक कीजिए, अगर लोकसभा नहीं है तो संसद टिक कीजिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट का काम है, अपने संसद का काम है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, उस पर कंट्रोल बना के रखना है। तो संसद एग्जीक्यूटिव पे कैसे कंट्रोल बना के रखता है, तो उसके लिए कुछ हमने पढ़ रखा है। जैसे क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछते हैं, 0 आवर शून्यकाल में, कॉलिंग अटेंशन मोशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब है। निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन हो गया, और भी डिस्कशंस है। उससे पार्लियामेंट क्या करती है कि जो एग्जीक्यूटिव है मतलब कार्यपालिका, उस पर अपना कंट्रोल करके रखती है। अगर उसको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर उसको लगेगा कि सरकार के पास विश्वास नहीं है, मतलब बहुमत नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के सरकार गिरा सकती है। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव पावर अपना करती है, मतलब जो है ना एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कार्यपालिका है उस पर अपना कंट्रोल करती है इस तरह से, ठीक है। आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पता ही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे होता है। उसको अगर वो पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार गिर जाएगी। अगर कोई मनी बिल है, मनी बिल पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाती है। सेंसर मोशन किसी एक मंत्री पे लाया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स जो प्रेसिडेंट देते हैं, अगर वो पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। तो इस तरह से कार्यपालिका विधायिका को कंट्रोल में रखती है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए यही आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक। अब हम इसका फाइनेंशियल पावर देखते हैं, ठीक। अगले क्लास में हम बजट के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आप देखिए कि कोई भी टैक्स होगा ना, भारत में कितने भी टैक्स है, तो टैक्स कैसे लगता है, टैक्स लगने से पहले उसको संसद से पास करवाना होता है। तो याद रखिए कि संसदीय मंजूरी के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है और कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक कि संसद की मंजूरी नहीं होगी तब तक आप कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स में कोई भी कर टैक्स नहीं लगा सकते, ठीक है। और जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है ना, भारतीय संचित निधि, जो संचित निधि है उससे पैसे निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट से कानून पास करवाना पड़ेगा, तभी आप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है कि जैसे कैसे बजटरी कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, मतलब जो पैसे निकालने हैं बजटीय नियंत्रण पार्लियामेंट कैसे करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कर लगेगा तो उस कर को लगाने से पहले एक कानून पास करवाना होगा पार्लियामेंट, ठीक है। या कुछ भी पैसे खर्च करने हैं भारत की संचित निधि से तो उसके लिए भी पार्लियामेंट से कानून पास करवाना होगा, तभी पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक। तो बजटीय कंट्रोल देख लिया। अब उसके बाद देखो, जब बजट में पैसे अलॉट हो गए, सरकार ने पास करवा दिया बजट, तो बजट जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर हो गया, तो उसके बाद पैसे आ गए, सारे डिपार्टमेंट्स के पास आ गए, उन्होंने खर्च कर दिया। तो हमने देखा कि बजट से पहले कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, लेकिन बजट के बाद भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। पता चला 100 रुपये किसी और काम के लिए मिले बजट में उसके, और उसने कहीं और खर्च कर दिया। तो बजट के बाद कैसे उस पर कंट्रोल करती है, कैसे नियंत्रण करती है वो देखिए। तो 3 कमेटी होता है, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो उसमें अभी 3 कमेटी के बारे में सुनते हैं, ठीक है। एक होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक होता है स्टेट कमेटी और एक होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो 3 कमेटी है ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल कमेटी, ठीक। तो पूछेगा
कि इंडिया में कितने फाइनेंशियल कमिटीज़ है, तो 3 कमेटी होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, दूसरा एस्टीमेट कमेटी, प्राकलन समिति, और तीसरा आता है कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। ये 3 भारत की वित्तीय कमेटी है पार्लियामेंट की। तो जैसे ही कोई जब बजट पेश हो जाता है, लोग खर्च कर लेते हैं, तो यही 3 कमेटी जो है उनका सारा डिटेल चेक करती है कि 100 रुपये अगर नोटबुक खरीदने के लिए दिए गए हैं तो 100 रुपये का नोटबुक ही खरीदा गया है, 100 रुपये का पेंसिल नहीं खरीदा गया है। ठीक है, तो ये तीनों जो कमेटी है वो चेक करते हैं। तो इस तरह से जो बजट के बाद नियंत्रण है वो इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अगर बजट में आपको 100 रुपये मिले, किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लो एजुकेशन डिपार्टमेंट को, शिक्षा मंत्रालय को 100 रुपये मिले बजट में, अगर उसने 31 मार्च तक, जैसे फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो 31 मार्च तक अगर शिक्षा मंत्रालय 100 रुपये खर्च नहीं कर पाई, 90 रुपये ही खर्च कर पाई, तो उसके 10 रुपये उसको वापस सरकार को, मतलब जो कंसोलिडेट फंड है उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च नहीं किया गया स्वीकृत धन समाप्त हो जाता है और भारत की संचित निधि में वापस आ जाता है। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा कि जो पैसे एक बार मिलते हैं वो अगर खर्च नहीं कर पाए तो उनका क्या होता है, तो फिर वापस संचित निधि में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 रुपये बच गए तो 10 रुपये आपके अगले साल में ऐड नहीं होंगे, वो पैसे वापस आ जाएंगे भारत की संचित निधि में। ठीक, आप जितना खर्च किए उतना ही जो आप बच गए वो आपके भारत के संचित निधि में आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, लास्ट टाइम में लोग देखते हैं कि अभी तक तो 90 रुपये खर्च हुए, फरवरी तक 10 रुपये बचे हुए, उसको कैसे खर्च करना है। तो देखते हैं कि किसी भी तरह मार्च ख़त्म होने से पहले हम खर्च कर दे 10 रुपये जो बचे हैं, तो इसी को बोलते हैं मार्च रस। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मार्च रस क्या है। तो मार्च रस है कि आपको बजट में जितना पैसा मिला है और अगर आपका खर्च नहीं हो रहा है तो आप मार्च से पहले एकदम जल्दी में उसको खर्च करने के लिए दौड़ते हैं, उसी को बोला जाता है मार्च रस। ठीक, तो पार्लियामेंट की क्या क्या फाइनेंशियल पावर है हम उसको देख लिए। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे पार्लियामेंट की संवैधानिक शक्तियाँ। तो संवैधानिक शक्तियाँ हमने पहले ही देख लिया है कि पार्लियामेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है, तो वही है। इसका देख लीजिए कि पार्लियामेंट कैसे सिंपल मेजोरिटी से करती है। तो सिंपल मेजोरिटी आप एक बार आप खुद से रिकॉल कीजिए कि क्या क्या था। सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट किस किस चीज़ को अमेंड कर सकती है, जैसे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो वगैरह वगैरह जो था वो एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से सरकार किस किस को अमेंड कर सकती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह था उसको अमेंड कर सकती है। और तीसरा था जो स्टेट के स्पेशल मेजोरिटी और उसके साथ जो आधे से ज़्यादा स्टेट का 50% स्टेट का रेक्टिफिकेशन चाहिए था। तो याद कर लीजिए, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कुछ था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इन सब के बारे में जो अमेंडमेंट था तो वो सब आता था। तो ये पढ़ा रखा हूँ पिछले क्लास में, एक बार देख लीजिए अगर आपको याद नहीं हो तो। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है संविधान संशोधन का, तो आप लोगों को पता है कि केशवानंद भारती केस में जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला आया था वही इसका लिमिटेशन है, तो भी डिटेल में पढ़ा रखा हूँ। इसके भी एक वीडियोज पड़े होंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि जुडिशियल फंक्शन क्या है। अभी तक हमने देख लिया इनका लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब विधायी शक्ति, फिर कार्यपालिका शक्ति, फिर हमने इनका वित्तीय शक्ति देख लिया, उसके बाद संवैधानिक शक्तियाँ देख लिया। अब हम देखते हैं कि जुडिशियल पावर मतलब न्यायिक शक्ति पार्लियामेंट के पास कुछ है कि नहीं। तो न्यायिक शक्ति क्या क्या है हम वो देखते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति जी को हटाना हो, राष्ट्रपति जी का जो इम्पीचमेंट होगा ना, तो उसकी शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। ठीक, उसमें क्या रीज़न दे रखा है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्या रीज़न होना चाहिए, तो फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम राष्ट्रपति में पूरा डिटेल में पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस देखेंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जो इसका जुडिशियल पावर है ना, न्यायिक शक्ति पार्लियामेंट की, तो उसमें यह है कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है तो संविधान के वायलेशन के लिए हटाया जाता है, तो इसमें पार्लियामेंट का रोल होता है राष्ट्रपति जी को हटाने में, इसकी न्यायिक शक्ति हो गई। या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसमें भी पार्लियामेंट का रोल होता है, ये देख लीजिएगा। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, उसमें भी पार्लियामेंट का रोल होता है, पार्लियामेंट से पास करवाना होता है। ठीक, या कोई आदमी, जैसे कोई भी मिनिस्टर है, या कोई मिनिस्टर है या कोई बाहरी लोग, अगर किसी भी कोई भी संसद का अगर विशेष अधिकार का हनन करेंगे या सदन की अवमानना करेंगे तो उसके लिए पार्लियामेंट उसको जेल में मतलब पनिशमेंट दे सकती है। अभी से 2-3 साल पहले का एक न्यूज़ आया था कि
5-6 पुलिस वालों को, यूपी की विधानसभा है ना, उसने एक दिन के लिए जेल दिया था। उन लोगों ने कुछ बोल दिया था स्पीकर के बारे में बाहर में, तो यही केस है। सदन की अवमानना के लिए उन सबको 5-6 पुलिसकर्मी थे, उनको एक दिन का सज़ा दिया था जेल का। ठीक है, तो मतलब जो पार्लियामेंट है विधानसभा विधान परिषद, अगर आप उसके खिलाफ़ कुछ बोलेंगे, अगर उस अवमानना का केस लग गया सदन की अवमानना का, तो पार्लियामेंट आपको पनिश कर सकती है। ठीक, तो क्या क्या न्यायिक शक्ति है, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। जैसे राष्ट्रपति को हटाने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेज को हटाने में पार्लियामेंट की भूमिका होती है। अगर कोई मेंबर या कोई बाहरी आदमी पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता है जिससे अवमानना अगर केस उस पर लगता है, तो पार्लियामेंट उसको पनिश कर सकती है। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है किस किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। तो आपको पता होगा, अगर हम अगले क्लास में देखेंगे, जैसे जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है ना, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। हमने पिछले क्लास में एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे प्रेसिडेंट के बारे में, उसको देख लीजिएगा। उस थोड़ा पूरा डिटेल में नहीं है, लेकिन उसमें समझाया गया है पूरा प्रोसीजर कि कैसे इलेक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें लोकसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, और जो विधानसभा है ना उनके सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस देख लीजिए कि पार्लियामेंट इसका चुनाव करती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो किस किस के इलेक्शन में है, तो दोनों का करता है। और कोई भी अगर कानून बन रहा है, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, या संसद, राज्यसभा, विधानसभा, कोई भी चुनाव के लिए अगर कोई कानून बनेगा तो कहाँ बनेगा वो, तो संसद में बनेगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट का पूछेगा इलेक्शन में पार्लियामेंट का क्या रोल है। तो राष्ट्रपति का इलेक्शन करता है पार्लियामेंट, उपराष्ट्रपति जी का इलेक्शन करता है पार्लियामेंट। और कोई भी कानून अगर इलेक्शन से रिलेटेड हो, या तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, राज्यसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसके लिए कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। ठीक है, अब कुछ पावर है। और जैसे इमरजेंसी हमने पढ़ा था, इमरजेंसी का एक वीडियो डला हुआ है चैनल पे, उसमें देख लीजिएगा कि संसद कैसे इमरजेंसी को अप्रूव करती है। लोकसभा कितने दिन में करती है, राज्यसभा कितने दिन में करती है। ठीक है, तो पूरा दे रखा है। तो इमरजेंसी के अप्रूवल में भी संसद की भूमिका होती है। और किसी स्टेट का, जैसे जम्मू और कश्मीर राज्य था, उसको जम्मू और कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाया, दूसरा लद्दाख, तो इसमें किसकी भूमिका थी, तो इसमें पार्लियामेंट की भूमिका थी। ठीक है, तो ये सब आप एग्ज़ाम में आ सकता है, पूछेगा कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन में पार्लियामेंट की भूमिका होती है कि नहीं, तो होती है। ठीक, तो इस टाइप से सब कुछ पहले पढ़ाया हुआ है, एक बार बस रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं, यहाँ तक जितनी शक्ति आती पार्लियामेंट की वो ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या अंतर है। ठीक है, लोकसभा के पास कहाँ ज़्यादा शक्ति है, राज्यसभा के पास कहाँ ज़्यादा शक्ति है, और दोनों की शक्ति बराबर कहाँ है। तो अभी देखते हैं जहाँ पे लोकसभा मजबूत है। ठीक, जहाँ राज्यसभा कमज़ोर है और लोकसभा मजबूत है, लोकसभा का ज़्यादा पावर है, तो कहाँ है। एक तो धन विधेयक में, तो धन विधेयक जो मनी बिल है कहाँ पेश होगा, तो वह बस लोकसभा में पेश होगा। ठीक, राज्यसभा के पास बस पावर है कि इसको 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ा रखे हैं आपको मनी बिल के बारे में। उसके बाद जैसे ही हम वो देखेंगे ना, अभी बजट वाला लेक्चर अगले क्लास में, तो उसमें देखेंगे कोई भी बजट पास, जो बजट होता है ना, तो बजट कहाँ पेश होता है। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट को कितने पैसे चाहिए, इसको हम बोलते हैं वोट ऑन डिमांड, वोटिंग ऑन डिमांड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिमांड्स और ग्रांट्स। जैसे जो अनुदान, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, अनुदान, कि अगर शिक्षा मंत्रालय को 100 रुपये चाहिए, रक्षा मंत्रालय को 200 चाहिए, तो इसके लिए सारे मंत्रालय अपना डिमांड डालेंगे। तो कहाँ पे उनका डिमांड पेश किया जाएगा, तो लोकसभा में। ठीक है, तो अनुदान जो होता है ना, अनुदानों की मांग पे मतदान कहाँ होगा, तो लोकसभा का विशेष अधिकार है। जो अनुदान होते हैं ना, जो भी डिमांड्स है, उस पर वोटिंग राज्यसभा में नहीं होता है, तो आपको याद रखना है। धन विधेयक कहाँ पेश होगा, लोकसभा में। अनुदानों की मांग पे मतदान कहाँ होगा, लोकसभा में। अब एक ज्वाइंट सिटिंग हमने देखा था आर्टिकल 108 में, तो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर नहीं होगा तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करता है, और उसके बाद अगर वो भी नहीं हुआ तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करता है। ठीक, तो यहाँ पे किसके पास ज़्यादा शक्ति है, लोकसभा के स्पीकर के पास।
हमने ये भी देखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ सिर्फ लाया जा सकता है, तो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इन 4 चीज़ों में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, अब लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति सामान्य कहाँ है, मतलब दोनों बराबर कहाँ है। अगर कोई सामान्य विधेयक आ जाए या कोई संवैधानिक संशोधन आ जाए या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। या कोई साधारण ऑर्डिनरी बिल आ जाए तो भी लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी का महाभियोग जो होता है ना, वो आप तो लोकसभा में पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में पेश कर सकते हैं, कहीं भी पेश कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी को हटाना हो या न्यायाधीश को हटाना हो, ये भी कहीं से आप इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, या आपातकाल की मंजूरी हो तो भी आप कहीं कर सकते हैं। तो इन सब केसेस में जैसे इमरजेंसी को अप्रूव करना है, दोनों को पास सेम पावर है। उपराष्ट्रपति जी को हटाना हो, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसके लिए राज्यसभा के पास स्पेशल पावर ये है कि राज्यसभा को उसको विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा और लोकसभा को उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा का भी इसमें हाथ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले राज्यसभा उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति का जो महाभियोग होगा, उस पर भी इन दोनों का सेम हाथ है, मतलब दोनों की सहमति से ही हटेंगे या चुनाव होगा। ठीक, अब हम वहाँ देखते हैं जहाँ राज्यसभा के पास एक्स्ट्रा पावर है। तो हमने देखा था आर्टिकल 249 में कि अगर राज्यसभा कोई बिल पास कर देती है और बोलती है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, तो स्पेशल पावर हो गया राज्यसभा का। ठीक, आर्टिकल 249। फिर आर्टिकल 312 है। अभी इंडिया में ऑल इंडिया सर्विस कितनी है, तो 3 है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत में 3 है। एक IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। तो अभी भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं। अगर एक और नया अखिल भारतीय सेवा क्रिएट करना हो तो उसके लिए कौन ऑथराइज करता है, तो राज्यसभा ऑथराइज करता है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए संसद को कौन अधिकृत करता है, तो राज्यसभा। तो राज्यसभा को स्पेशल पावर है। ठीक, अभी हमने देखा था ना उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए शुरुआत कहाँ से होगा, तो ये राज्यसभा से होगा। लोकसभा के पास पावर है कि राज्यसभा शुरू करेगा, राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, तो लोकसभा को इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा, राज्यसभा। तो स्पेशल पावर राज्यसभा के पास यही है कि राज्यसभा शुरुआत करेगा। ठीक, ठीक है। अब एक और पावर लोकसभा राज्यसभा के पास है कि मान लीजिए कि लोकसभा भंग है, लोकसभा खत्म हो गई, जैसे होता है ना हर इलेक्शन से पहले लोकसभा को भंग किया जाता है, तो लोकसभा भंग कर दिया और उस टाइम अगर इमरजेंसी आ गई इलेक्शन होने से पहले, तो सिर्फ राज्यसभा, जैसे हमने देखा था ना कि इमरजेंसी को लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूव करवाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा भंग हो रखी है और सिर्फ राज्यसभा है और इलेक्शन हुआ नहीं है, तो उस टाइम इमरजेंसी को सिर्फ राज्यसभा भी अप्रूव कर देगी, तो वो इमरजेंसी लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इन 4 सिचुएशंस में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है। एक बार देख लीजिएगा, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए आर्टिकल 67 है, और लोकसभा अगर भंग हो जाए और आपातकाल लागू करवाना हो तो सिर्फ राज्यसभा के अप्रूवल से हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे लोकसभा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे दोनों का सेम पावर है और कहाँ पे राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक होता है संसदीय विशेषाधिकार, इसको बोलते हैं जैसे प्रिविलेज, हर जो हो है ना, अभी हमने देखा था ना उधर कि जो पार्लियामेंट है वो अपना विशेषाधिकार हनन के लिए किसी को भी पनिश कर सकती है। तो विशेषाधिकार मतलब जो प्रिविलेज है किसको किसको मिलता है, किसे मिलता है, तो देखिए दोनों सदन है, दोनों सदन को मिलता है, उनकी जितनी कमेटी है उनको मिलता है, और जो भी सदस्य है लोकसभा राज्यसभा के उनको मिलता है, जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनको मिलता है, और यूनियन मिनिस्टर्स है उनको मिलता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जो प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज हैं, मतलब संसदीय विशेषाधिकार किस किस को मिलता है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलता है,
उनकी जितनी भी कमेटी है हम देखेंगे अभी, जैसे हमने देखा था ना लोक लेखा कमेटी, स्टेट कमेटी, ऐसे करके बहुत सारी कमेटी हैं। तो जो भी कमेटी है उसको मिलता है अधिकार, विशेषाधिकार। जितने भी लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको मिलता है। भारत के जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको मिलता है विशेषाधिकार। और जितने भी केंद्रीय मंत्री है, आप जानते होंगे केंद्रीय मंत्री कोई बन सकता है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो तब भी 6 महीने के लिए केंद्रीय मंत्री बन सकता है। तो जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री बना उसको संसद का विशेषाधिकार मिल जाता है, ठीक है। किसको नहीं मिलता है संसद का विशेषाधिकार? तो राष्ट्रपति के पास संसद का विशेषाधिकार नहीं है। एग्जाम में दे देगा किस किस के पास संसद का विशेषाधिकार है, उसमें एक ऑप्शन दे देगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास संसद का विशेषाधिकार नहीं है, ठीक। अब विशेषाधिकार कहाँ से मिलते हैं, क्या स्रोत है? तो वही है, कानून बना के किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ दे रखा है, कोई दोनों सदन नियम बनाते हैं, तो यही सब है, यहीं से मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, किसको किसके पास विशेषाधिकार है ये इम्पोर्टेंट है, किसके पास नहीं है ये है। और विशेषाधिकार क्या है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है। संसद का तो विशेषाधिकार हमने देख लिया कि अगर कोई संसद के अगेंस्ट में खिलाफ में कुछ लिखता है जिससे संसद का हनन होता है उसकी प्रतिष्ठा का, तो संसद उसको जेल में पनिश कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में किया था, 5-6 पुलिस वालों को 1 दिन के लिए सज़ा दे दिया था, ठीक है। तो हो गया उसका कलेक्टिव प्रिविलेज, मतलब पूरा सदन का प्रिविलेज। लेकिन व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या है? जैसे कोई अगर मेंबर है लोकसभा का या राज्यसभा का, या ठीक है, तो अगर सत्र चल रहा है, जैसे चलते हैं ना सेशंस चल रहे हैं, तो सेशन के दौरान, सत्र के दौरान और 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। कौन मामले में? तो सिर्फ सिविल केसेस में। अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस पर कोई सिविल केसेस चल रहे हैं, तो जब संसद चल रहा है तब उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, 40 दिन पहले गिरफ्तारी नहीं हो सकती, और संसद चलने के 40 दिन बाद गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ठीक है। ये किस केसेस में? तो ओनली इन सिविल केसेस, ठीक। तो याद रखिएगा, सत्र के दौरान और 40 दिन पहले और बाद में उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। किस केसेस में? तो सिर्फ सिविल केसेस में। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि कोई भी जो भी संसद सदस्य है ना, वो संसद में कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, और जो भी बोलेगा उस पर, जैसे आगे पार्लियामेंट में आप कुछ भी बोलते हैं तो उसके लिए आप पे कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है, तो उस टाइम आपको कहीं विटनेस बना के, जैसे होता है ना कहीं बाहर केस चल रहा है किसी भी कोर्ट में, तो उस टाइम आपको नहीं बोला जा सकता कि आप आके गवाही दीजिए इस टाइम, ठीक है। तो जूरी सेवा से छूट मिलती है कि उस टाइम आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। आपको ये बस याद होना चाहिए कि किस केस में, तो सिविल केसेस में कितने दिन के लिए, तो 40 दिन के लिए। जब संसद चल रहा है उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ सिविल केसेस में। और किस किस को मिलता है विशेषाधिकार, या आपने देख लिया राष्ट्रपति को नहीं मिलता है, बस, ठीक। लगता है मुझे कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अगर अभी तक यह चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, हम इसको और इनोवेटिव तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके उसका आंसर डालिए कमेंट में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।